सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका उत्तर होगा 41। तो कौन सा इंडेक्स है? डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक। और बात करें इसको जारी किसने किया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। ये टोटल 167 देशों की सूची है, भारत 41 नंबर पर है। बात करेंगे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। और लास्ट ईयर बात करेंगे कि भारत की रैंक क्या थी, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम 2022 वाली जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 46 नंबर पे था और इस बार ये जो 2023 वाली अभी जो रैंकिंग आई है इसमें भारत 41 नंबर पर है। तो इंप्रूवमेंट दिखा है, 5 पोजीशन का, 5 स्थानों का इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो कोई भी इंडेक्स आता है तो हमें 2-3 पॉइंट ही मुख्य रूप से ध्यान रखने होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है और उसमें टॉप पर कौन सा देश है। लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में देशों को 4 कैटेगरी में रखा जाता है। फुल्ली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी। मतलब जो सबसे खराब स्थिति वाले देश होते हैं वो इसमें आते हैं, सबसे अच्छी स्थिति वाले देश ये फुल्ली डेमोक्रेसी में आते हैं, ऐसे आप समझ लो। भारत की बात करें तो भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है और इसमें कहा गया कि दुनिया के केवल 8% पॉपुलेशन ही फुल्ली डेमोक्रेसी में आती है। अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम इमैनुअल मैक्रोन है। अब इंडेक्स वाला प्रश्न आ गया। आपको बताए जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न आता है पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूं, तो अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना। पिछले 1 साल के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी 2024 में भी जो 2-4 इंडेक्स आए वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करोगे भारत 126 नंबर पे रहा, टॉप पे यहाँ पे आइसलैंड हो गया। एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, यहाँ पे भारत 127 नंबर पर है, टॉप पे आइसलैंड रहा। इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। अभी जो लेटेस्ट ये इंडेक्स आया 2024 में उसमें भी भारत 4थे स्थान पर ही है और टॉप पे अमेरिका ही है। ये मैंने अपडेट भी आपको यहीं पे करा दिया। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे, नंबर पर है, टॉप पे स्वीडन है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात करेंगे, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, भारत 40वें स्थान पे रहा, टॉप पे डेनमार्क है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 161 नंबर पर है तो टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे, भारत 131 नंबर पर है तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करेंगे, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। वर्ल्ड बैंक का जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, इसमें भारत 38 नंबर पर है। उसके अलावा अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 40वें स्थान पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, उसमें भारत 111 नंबर पर है, टॉप पे बेलारूस है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई, उसमें भारत 45 नंबर पर है, टॉप पे नीदरलैंड है, इसको मर्सर ने जारी किया। ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत 64, डेनमार्क है। और वर्ल्ड बैंक ने जो माइग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, यानी कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस ये आता है भारत में। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, भारत 80वें स्थान पे था। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 7वें स्थान पे रहा, इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, फिर चौथे स्थान पे डेनमार्क है, भारत 7वें पे है। ये तो मैंने आपको 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिवाइज करा दिए। अभी 2024 में भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक आए हैं, वो भी हम रिवीजन कर लेते हैं। एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 93 नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है, इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आपको पूरा बताऊंगा, इसमें टॉप पे 2 हैं, एक तो इंदौर और एक सूरत, 2 शहर हैं। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र का सासवद ये टॉप पर है और इसी में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ बताया। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज बताया और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ को बताया। तो पूरा ये स्वच्छ सर्वेक्षण मैंने आपको बता दिया, जो जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो सब। एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 अभी आया था, पहली बार इसको जारी किया किसने? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना, भारत में कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड है? 718 है।
सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9 है। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स भी आया था और इसमें टॉप पर लंदन है। मतलब ये बताता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है। भारत में बेंगलुरु छठे स्थान पर है। अभी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स आया, उसमें दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी को रखा है और पहले स्थान पे एक चाइनीज बिजनेसमैन है, हुआ तोंग सा उनका नाम है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने रिवीजन कर लिए हैं। अभी अगला प्रश्न देख, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। हर घर जल योजना ये जल जीवन मिशन का ही हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है देश के हर घर में पाइप से जल कनेक्शन करवाना। कब शुरू हुआ था ये? 2019 में। और इसका लक्ष्य क्या था? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गोवा। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ये एक ही है अब। और पहला जिला कौन सा बना था? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊंगा जिसमें हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो चीजें पहली बार हुई है। जैसे कि देखो पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की अभी आधारशिला रखी गई थी। कहां पे? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। पुरानी पेंशन योजना को अभी बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य अभी 2024 में पड़ा, सिक्किम बना। पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था असम के कामरूप जिले में। पूछे अगर कि डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो ये गुवाहाटी में जो गोपीनाथ बारदोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। अगर पूछे कि आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था कौन सा? नागालैंड बना था। और ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना था? तो आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और अगर पूछे कि उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली थी? तो असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चली थी। अब वैसे बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की हुई थी तो वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। आप मैप में देखो, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गए और गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अभी यहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। और अभी हमने देखा कुछ ही समय में अरुणाचल प्रदेश के कई प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो एक तो खामती चावल हो गया, एक खामती से ही याद रखना खामती कपड़ा हो गया, तांगसा कपड़ा हो गया। अभी अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला था। आदि केकिर जो कि एक तरह का अदरक है उसे मिला था। वांचो लकड़ी शिल्प को मिला। निशी कपड़ा हो गया, मोनपा कपड़ा हो गया, सिंगफो चाय हो गया और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताइए, ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू हुई थी। चचिन चराई महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। और अगर पूछे कि देश का पहला फिश म्यूजियम ये कहाँ पे बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा। अरुणाचल प्रदेश के भी राज्य तितली बनी थी, केसर हिंद। और 2-3 नेशनल पार्क है यहाँ पे, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क हो गया, मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया, पक्के रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। और माउंटेन पास यानी कि दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट है। बोमदिला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, दिहांग दर्रा हो गया, योंगयाप दर्रा हो गया। एग्जाम में एक प्रश्न एक बार आया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर होगा दिहांग दर्रा। अब एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये भी याद रखना, योंगयाप दर्रा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। कौन सी एक्सरसाइज है? मिलन एक्सरसाइज है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। 2024 में ये इसका 12वां संस्करण हुआ है, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहां पे? विशाखापत्तनम में। ये एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज होता है। इस बार इसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। होस्ट कौन करता है? आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया। और पूछूं अगर पहली बार ये एक्सरसाइज कब आयोजित किया गया था? 1995 में। और वैसे 2023 में भी ये एक्सरसाइज मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं जब इसकी घोषणा की गई थी। और अभी ये हो चुका है तो मैं आपको फिर से इसके बारे में बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। थीम भी रखी गई है, बिल्डिंग नेवल अलायंस फॉर सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। थीम वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? अभी 2024 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे किस पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ
भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा नरसिम्हा राव जी ने। कब? 1992 में। ये एग्जाम के लिहाजा से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। तो देखो, इस साल की जो पहली एक्सरसाइज थी उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। भारत और यूएई के बीच में हुआ था, वो राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन हमने देखा अभी भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे क्योंकि इसका आयोजन पहली बार किया गया भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार ये इसका दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में हुआ। खंजर एक्सरसाइज ये इसका 11वां संस्करण था, इस बार भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज इसका आयोजन नाटो ने किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ, ये कहाँ पे? अरब सागर के ऊपर। अभी पहली बार सदा तनसीख नाम का एक्सरसाइज हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में, कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज अभी हमने देखा था, आयोजन किया था इंडियन एयरफोर्स ने पोखरण राजस्थान में। और अभी हमने मिलन एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। तो ये 2023 के सारे एक्सरसाइजेज हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और मैं आपको हमेशा शुरू से 2024 में स्टार्टिंग से रिवाइज कराता रहूंगा, तो आपको ये चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एक काम करना है कि कंटिन्यू बने रहना है। अगर बीच में आप गैप ले लेते हो, करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ देते हो, तो करंट अफेयर्स तो आपको छूटेंगे ही सही, साथ में जो हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन से चीजें आपको पुरानी याद रहती हैं, याद में रहती हैं, वो भी मिस हो जाएंगी, तो बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। फिर दोबारा से वापस से सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। वो जितना आप टाइम बचाने की सोचोगे उससे ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा। तो बस कंटिन्यू बने रहो। वैसे ही मैं कोई 35 40 मिनट या 1 घंटे की क्लासेस नहीं लेता हूँ। मेरा टारगेट रहता है 25 मिनट के आसपास की क्लास हो, और उसमें इतना सारा कंटेंट दे देता हूँ आपको जितना लोग 1 घंटे की क्लास में देते हैं। और अपनी कोशिश रहती है कि एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न आए, बस उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूं या वही चीज आपको प्रोवाइड करूं। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन कर रहे हैं। लगभग डेली एक क्लास में लेता हूं आपकी, जिसमें आप देखोगे 10-12 मिनट की क्लास होती है। हमने अभी दिसंबर कवर कर लिया, नवंबर कवर कर लिया, अक्टूबर कवर कर लिया, अभी सितंबर चल रहा है। उल्टे से हम चल रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में जनवरी से अप्रैल में ऑलरेडी ले चुका हूं। तो अगर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वो क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी। और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज की वीडियो को हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, अभी इन्होंने इंस्पायर नाम से एक कार्यक्रम को लॉन्च किया अपने यहाँ पे। इंस्पायर ये सिक्किम में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है। फुल फॉर्म में आपको बता दूं इंस्पायर की, फिर इसका उद्देश्य, इसका काम मैं आपको बताऊंगा। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। तो क्या है इस पहल का, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? तो राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। और पूछे अगर आपसे 2-3 तरह के प्रश्न टेढ़े मेढ़े घुमा करके पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ इंस्पायर कार्यक्रम अभी किस राज्य में लॉन्च किया गया? सिक्किम आंसर कर दोगे। पूछे किस बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया? तो वर्ल्ड बैंक आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक ने कितने की सहायता दी है? तो $100 मिलियन की। अब यहाँ पे 2 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक सिक्किम। वर्ल्ड बैंक से 2-3 पॉइंट याद रख लो। जैसे स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, हेड कौन है? अजय बंगा है जो भारतीय मूल के हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट रखना। और सिक्किम की बात है तो ये रहा मैप में सिक्किम। तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? PS गोले या प्रेम सिंह तमांग भी इनको बोलते हैं। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम याद रखना, ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपका सिक्किम ही है। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो नामची सिक्किम में आंसर होगा। यहाँ की अभी राजकीय मछली स्टेट फिश बनी थी, उसका नाम है केटली। लोसांग महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है सिक्किम में ही। अभी यहीं पे अम्मा और बहिनी योजना शुरू हुई थी। और सिक्किम ने अभी ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई भी घोषित किया था। और बुमचू उत्सव ये भी यहीं पे मनाया गया था। सिक्किम को आप मैप में देखोगे तो आप देखोगे ये केवल एक ही भारतीय राज्य है जिससे अपनी सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल। जबकि 3 देशों से इसकी बाउंड्री टच होती है, नेपाल, चाइना और भूटान। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया? अब इसे नागी समझ के नागालैंड मत कर देना, क्योंकि इसका उत्तर बिहार है।
तो अभी बिहार के जमुई स्थित नागी पक्षी अभयारण्य में ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 मनाया गया। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। अच्छा, पक्षियों से संबंधित 2-3 दिवस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आप मनाते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो अभी लास्ट 2023 में आप देखोगे, एक तो हमने 13 मई को और एक 14 अक्टूबर को मनाया था। एक राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को, और एक विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1 मार्च को मनाते हैं। गौरैया से आपको याद आया, अभी जो दिसंबर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, शुभंकर क्या था, उज्ज्वला, वो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को, और वो नई दिल्ली में हुए थे गेम्स और उसमें विजेता हरियाणा रहा था। अब बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। तो कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी 9वीं बार शपथ ली इन्होंने। गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और अभी बिहार से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको क्या याद आता है? बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न के लिए चुना गया, जिन्हें जननायक भी कहते हैं। अच्छा, बिहार से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको याद होगा, अभी मिशन दक्ष नामक पहल यहाँ पे शुरू की गई थी, और जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना था। अभी बिहार में ही मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से एक पहल शुरू हुई थी। बिहार के जेलों में जो कैदी हैं, उन्होंने जो उत्पाद बनाए, प्रोडक्ट बनाए, उन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी बनाया गया, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना पटना में। यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू हुई थी। पूछे अगर किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की, तो पटना नगर निगम ने। दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है? बिहार में, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। 2025 तक बन जाएगा। और सीबीडीसी एक तरह का ई रुपया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है पटना नगर निगम। बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, नाम है मौसम बिहार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन यहाँ पे शुरू किया गया था बिहार में। अभी थावे महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। उससे पहले बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। बिहार के शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। और एक बुक आई थी, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसको अभय के ने लिखा था। उसके अलावा देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया था गया बिहार में। बिहार के 2 स्थल ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन कौन से? नालंदा यूनिवर्सिटी और बोध गया का महाबोधि मंदिर। ये मैं आपको बता चुका हूं। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में मिलेगा, विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री, ये कहां पर है? बिहार में है। ये न्यूज में क्यों थी आपको याद होगा तो, क्योंकि भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पे बना था फ्रांस की अल्टसोम कंपनी के सहयोग से। तो ये कोच फैक्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछा जा सकता है कहां पर है ये। और आपको लगेगा ये स्टैटिक प्रश्न है, स्टैटिक तो है, लेकिन ये आया कहां से? करंट अफेयर से आया। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा पटना में। उसके अलावा याद रखना, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य बना था बिहार। वो 2 शहर कौन से हैं? राजगीर है और बोध गया। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? ये प्रश्न एग्जाम में आया था, तो आंसर होगा बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। वैसे हमने पढ़ा भी था, कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की। 2024 में ये इसका 11वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। तो कठपुतली की खूबसूरत कला के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कलाकार इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन करते हैं। अभी 17 से लेकर 21 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे रिसेंटली, कुछ दिनों पहले ही, तो ध्यान में रखना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बंगस वैली महोत्सव, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। वैसे जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी हुआ, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल हुआ, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है।
मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार का आयोजन हुआ उड़ीसा में। बोनालू उत्सव का आयोजन ये तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना का एक बड़ा फेमस त्योहार है बथुकम्मा, फूलों का त्योहार जिसे कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया। अरुणाचल प्रदेश में भी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। याद रखना, ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। वैसे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है। केर पूजा महोत्सव, इसका आयोजन हुआ त्रिपुरा में। बिहू फेस्टिवल का आयोजन हुआ असम में। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये गोवा में हुआ था। और एंथुरियम महोत्सव ये मिजोरम में आयोजन हुआ इसका। एक नाडा हब्बा, ये क्या है नाडा हब्बा? ये कर्नाटक का दशहरा मेला है। और बन्नी उत्सव का आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ 10-11 महोत्सव मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य में खान विभाग के द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई? तो आंसर होगा करौली। करौली ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान खनन विभाग को करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरौली, टुडुपुरा और लिलोट में करीब 480 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। लौह अयस्क जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो आयरन और, क्या होता है ये? तो आप कह दो ये चट्टाने हो गई या खनिज हो गए जिनसे हम लोहा निकालते हैं, क्योंकि ये हम खोदते हैं तो प्योर आयरन की फॉर्म में तो मिलते नहीं है, मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। कुछ लोहा होता है, कुछ और मटेरियल होते हैं, तो उसे हम लौह अयस्क कहते हैं। और मैं आपको बता दूं मोटे तौर पे लौह अयस्क 4 प्रकार के हो सकते हैं। उनके नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लेकिन भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन और पाया जाता है। अभी राजस्थान में भी ये 2 ही मिले हैं। और आपको याद होगा अभी दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पे मिला था? अमेरिका में, अमेरिका के सॉल्टन सागर में। अभी भारत में भी लिथियम के भंडार मिले थे जम्मू कश्मीर में। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं चलो, कि अभी पंजाब के सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटेलम की खोज की थी। किस आईआईटी ने इसकी खोज की थी? ये मेरा आपसे होमवर्क प्रश्न रहेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी आईआईटी वाला प्रश्न आता है ये प्रश्न मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जैसे एक ब्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है कि आपके कि अभी 5 देश इसमें शामिल हो गए, मैं इसके अलावा आपको ये बात पे जोर देता हूं कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 फरवरी को। अब हर साल 18 फरवरी को ये वर्ल्ड व्हेल डे के रूप में नहीं मनाते हैं। एक्चुअली में फरवरी के तीसरे रविवार को ये दिन मनाया जाता है, तो इस बार ये हमने 18 फरवरी को मनाया। ये बात ध्यान में रखना। पानी का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली होती है, आपको पता ही है। तो उसी के बारे में जागरूकता, उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। चलो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। 12 फरवरी को अभी उत्पादकता का दिवस मनाया। 13 फरवरी को अभी नेशनल वुमेन डे और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे मनाया। फिर आपने 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया। 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस। अभी 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और 18 फरवरी को ये विश्व व्हेल दिवस मनाया। तो फरवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आंसर होगा यूके। तो अभी आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी 2021 में अबू धाबी में जो T10 क्रिकेट लीग हुई थी उसमें। तो 17.5 साल मतलब लाइफ ही खत्म हो गई एक तरह से। और सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ में जो चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं। लेकिन बस ये समझ में नहीं आ रहा बाकी सब लोगों को तो ये पकड़ पा रहे हैं, जो पेपर लीक करते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ये चीज लोगों के मन में एक डाउट पैदा कर देती है, कहीं सिस्टम के ही तो आदमी नहीं है। सिस्टम के ही आदमी होंगे तो सिस्टम उन्हें कैसे सजा देगा? अच्छा, इसी तरह का एक लंबा प्रतिबंध अभी लगाया गया था किस पे? रचना कुमारी पे हमने पढ़ा था। 12 साल का प्रतिबंध लगा था उनपे भी। उनपे तो डोपिंग के नियम होते हैं, उनका उन्होंने फॉलो नहीं किया, डोपिंग संबंधित कारणों से लगा था। उनका संबंध जरूर याद रखना किस खेल से है? हैमर थ्रोवर थी वो। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं या अगर डेली भी देखते हैं और सेशन पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना
और दोस्तों के साथ में या किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार शेयर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज तैयार करता हूँ इनकी, वहाँ जाके इनकी प्रैक्टिस करो जितनी भी कर सकते हो। सारी क्विजेस फ्री होती है, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। इस बार 2 जनों को चुना गया है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। और भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन अभी कहाँ पे किया, राजस्थान में। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया, वैध यानी कि लीगल। कल यहाँ पे ये इंग्लिश में मिसप्रिंट हो गया था क्योंकि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं तो ट्रांसलेट करता हूँ, तो ट्रांसलेशन में ये दिक्कत आई गूगल की तरफ से, पता नहीं क्यों इलीगल कर दिया उसने। लीगल आएगा, लीगल है ना, तो मुझसे ज़्यादा तो अंग्रेजी आपको आती है, तो अगर ऐसा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप कर लिया करो और कमेंट करके मुझे भी बता दिया करो, ताकि नेक्स्ट डे मैं भी एक बार रिकॉल करवा दूँ। तो ग्रीस आंसर होगा इसका। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया, 25,000। किस आईआईटी ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया, आईआईटी जम्मू। किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता, साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की, हरियाणा। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया 17 फरवरी को। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया नंदकिशोर यादव को। और आखिरी प्रश्न पूछा, जापान को पछाड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तो जर्मनी। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया, तो आंसर होगा 500 रुपए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।